हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने लेंस से संबंधित परिभाषाएं देखी थी। आज हम लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है, तो हमारा आज का नया टॉपिक होगा लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, देखिए बच्चों, तो इसके लिए पहले हम एक लेंस बनाएंगे। लेंस देखिए, लेंस हम जो को पेज है, ये इस पेज की 5 लाइन पे बनाते हैं। 1 2 3 4 5। तो हम लेंस की 5 लाइन पे इसको लेंस को ड्रॉ करते हैं। करेक्ट। अब ऊपर की 2 लाइनें और नीचे की 2 लाइनों को रिमूव कर देंगे तो हमें सेंटर की लाइन मिल जाएगी, जो कि लेंस का क्या मिल गया, मुख्य अक्ष। ठीक है, इस लेंस के अंदर ये जो प्रकाशीय केंद्र है, इस प्रकाशीय केंद्र के ऊपर हम 6 नंबर को, स्केल का 6 नंबर इसके ऊपर रखते हैं और मुख्य अक्ष को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम ये 6 नंबर में से 2 सेंटीमीटर कम करेंगे तो 4 सेंटीमीटर पे, और 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कम करने पर 2 सेंटीमीटर पे हम डॉट लगाएंगे। इधर 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जोड़ने पर 8 सेंटीमीटर, और फिर इसमें 2 जोड़ने पर 10 सेंटीमीटर पर हम डॉट लगाएंगे। करेक्ट। और इस प्रकार यहाँ पे हम लिखेंगे F1, यहाँ पे लिखेंगे 2F1, यहाँ पे लिखेंगे F2, और यहाँ लिखेंगे 2F2। करेक्ट। तो देखिए बच्चों, पहला नियम क्या कहता है वो देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर यदि लेंस के ऊपर आती है, ठीक है, यदि लेंस के ऊपर आती है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो फोकस से होकर के जाती है, वो 100% इस फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। तो हम इसको फोकस से होकर गुजारते हैं। ठीक है, तो ये है आप प्रथम नियम। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम अवतल दर्पण की बात करें तो देखिए, अवतल दर्पण में देखिए बच्चों, अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया। ठीक है, जबकि यदि इस अवतल दर्पण पर इस मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, तो इस दर्पण से परावर्तन के बाद वो फैल जाएगी, परावर्तन के बाद फैल जाती है। ठीक है, यदि इस किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो हमें यहाँ फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। ये है पहला नियम। हम दोबारा रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस पर अपवर्तन के बाद फोकस से होके जाती हैं, जबकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए ऐसे लग रहा है ये फोकस बिंदु है, इससे निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये पहला नियम है। देखिए बच्चों, रटना नहीं है नियम को, इस नियम को केवल डायग्राम देख के ही आप याद रख सकते हो। तो मैं इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद F2 मुख्य फोकस से
जाती है, जाती है। जबकि जबकि अवतल लेंस में मुख्य फोकस f1 से जाती प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, एक बार हम वापस रिपीट कर ले। देखिए, उत्तल लेंस पर, ये उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद, ये अपवर्तन के बाद f2 मतलब कि मुख्य फोकस से जाती हैं, मुख्य फोकस से जा रही है। जबकि अवतल लेंस में, ये अवतल लेंस में मुख्य फोकस f1 से जाती प्रतीत होती है। अपवर्तन के बाद ऐसा लग रहा है ये इस पॉइंट से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। ये है बच्चों पहला नियम। देखिए, अब हम इसका सेकंड नियम करते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड नियम को करने से पहले हम पहले इसका एक डायग्राम बना ले। देखिए देखिए बच्चों, पहले ये उत्तल दर्पण हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। करेक्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पे बनाए 1 2 3 4 5। देखिए बच्चों, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, मुख्य अक्ष पे ये F1, ये 2F1। ठीक है, ये F2 और ये 2F2। ठीक है, देखिए सेकंड नियम क्या कहता है। सेकंड नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, जैसे ये प्रकाश, सेकंड नियम ये कहता है कि ये एक प्रकाश की किरण है जो फोकस बिंदु से होती हुई लेंस के ऊपर आ रही है। ठीक है, जैसा कि ये प्रकाश की किरण, देखिए एक बार, यदि कोई प्रकाश की किरण, हम इसको ड्रॉ कर ले पहले। देखिए, सेकेंड नियम क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई उत्तल लेंस पर आती है तो अपवर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के समांतर होगी। जैसा कि देखिए, ये प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई इस लेंस पे आ रही है, अपवर्तन के बाद ये किरण इस मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समानांतर। ठीक है, तो फोकस बिंदु से होकर आने वाली किरणें हमेशा उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। करेक्ट। जबकि 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 अवतल लेंस पर मुख्य फोकस बिंदु F2 की सिद्ध में आने वाली प्रकाश की किरणें, यदि कोई प्रकाश की किरण F2 की बिल्कुल सिद्ध में आती है, बिल्कुल सिद्ध में आती है, तो वो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। वो किरण मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। देखिए अब इसको कंटिन्यू। देखिए, उत्तल लेंस पर मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जबकि अवतल लेंस में मुख्य फोकस F2 की सिद्ध में आने वाली किरणें, देखिए ये किरण बिल्कुल इस F2 की डायरेक्शन में आ रही है, तो F2 की मुख्य फोकस बिंदु की सिद्ध में आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। ये दूसरा नियम है। देखिए बच्चों, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस पर मुख्य फोकस F1 से होकर आने वाली
आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है जबकि अवतल लेंस में मुख्य फोकस f2 की दिशा में आने वाली किरणें अपवर्तन देखिए बच्चों, हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। उत्तल लेंस पर मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण, ये मुख्य फोकस हो गया, इससे होकर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष क्या होगी? समांतर। जबकि अवतल लेंस में मुख्य फोकस की दिशा में आने वाली किरणें, ये मुख्य फोकस हो गया, इसकी दिशा में आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। देखिए बच्चों, ये है इसका सेकेंड नियम। अब हम तीसरा नियम देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम इसका तीसरा नियम देखते हैं। तीसरे नियम से पहले हम एक लेंस बनाते हैं। हम पहले पेंसिल से बना सकते हैं, जिससे कि गलत हो तुम सही कर सके। ठीक है, हमने पहले दोनों लेंसों को ड्रॉ किया। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अभी हम मुख्य अक्ष को रफली बना रहे हैं। ठीक है, ये F1, ये 2F1, ठीक है, ये F2 और ये 2F2, करेक्ट। ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2, करेक्ट। देखिए बच्चों, तीसरा नियम क्या कहता है? लेंस के अंदर ये होता है प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे ये प्रकाशिक केंद्र है, करेक्ट, जो कि हमने परिभाषा में देखा था। तीसरा नियम ये कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के ऊपर आती है, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के पास आउट होती है, इससे गुजरती है, तो वो बिना मुड़े सीधी ही निकल जाएगी। तीसरा नियम ये कहता है, करेक्ट। इसी प्रकार इसमें देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण, ये एक प्रकाश की किरण है जो इसके प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, तो ये किरण बिना मुड़े सीधी ही पास आउट हो जाती है। ठीक है, दोबारा हम रिपीट करते हैं। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी ही निकल जाती है। इसी प्रकार अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधी ही निकल जाती है। ठीक है, देखिए बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं कि लेंस, क्योंकि दोनों में सेम कंडीशन है, इसलिए दोनों के लिए हम डायरेक्ट कॉमन वर्ड्स लेंस यूज में ले लिया। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना मुड़े सीधी ही गुजर जाती है। ये बच्चों लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के 3 नियम थे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्जाम में ये प्रश्न जब पूछा जाता है तो तीनों डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, तीनों नियमों के जो ये डायग्राम है ये आपको बनाने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इनको देख करके ही आप परिभाषाओं को लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो परिभाषाएं रटनी नहीं है, नियम को रटना नहीं है, डायग्राम आपको याद होने चाहिए, आप फिर इसको बना सकते हो, लैंग्वेज खुद लिख सकते हो। ठीक है, देखिए बच्चों, डायग्राम इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिएगा। हाँ बच्चों, अब हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक। देखिए बच्चों, ये इस अवतल दर्पण और अवतल और उत्तल लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब के किरण चित्र हैं उनको बनाने से पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहले इसकी परिभाषा क्लियर करते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश के वेग के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, या इस बात को हम ये से भी कह सकते हैं, ठीक है, कि दो माध्यमों में प्रकाश के वेगों का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, अपवर्तनांक क्या है? दो माध्यमों में प्रकाश के वेगों का जो अनुपात है वही क्या है? अपवर्तनांक। करेक्ट। कैसे, वो हम यहां देखते हैं। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये मान लीजिए कोई माध्यम, ठीक है, ये माध्यम दो है और ऊपर माध्यम एक है। करेक्ट। ये प्रकाश की एक किरण माध्यम एक से होती हुई माध्यम दो में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, सीधी न जाकर के और अभिलंब की ओर झुक जाती है। करेक्ट। तो इस प्रकाश की किरण का यहाँ पे वेग क्या है? कुछ अलग, और इसके अंदर वेग क्या है? कुछ अलग है। ठीक है, तो माना माध्यम एक में प्रकाश का वेग v1 है। माध्यम दो में प्रकाश का वेग v2 है। ठीक है, तब माध्यम एक में प्रकाश का वेग बटे माध्यम दो में प्रकाश का वेग माध्यम एक में प्रकाश का वेग और माध्यम दो में प्रकाश के वेग का जो ये अनुपात है, ये अनुपात ही क्या होगा? अपवर्तनांक। ठीक है, लेकिन ये किसका अपवर्तनांक होगा? माध्यम दो का या माध्यम एक का? तो ये माध्यम दो का
माध्यम एक के सापेक्ष, यहां लिखते हैं एक के सापेक्ष अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। ठीक है, देखिए बच्चों, माध्यम एक में प्रकाश का वेग और माध्यम दो में प्रकाश के वेग का जो अनुपात होगा वो किसका अपवर्तनांक होगा? माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। मतलब ये माध्यम दो का अपवर्तनांक होगा, इस माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। क्या? माध्यम एक में प्रकाश का वेग और माध्यम दो में प्रकाश का वेग। करेक्ट। देखिए बच्चों, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, माध्यम एक में प्रकाश का वेग बटे माध्यम दो में प्रकाश का वेग इज इक्वल टू n 21। ये 21 नहीं है, मैंने स्पेस दिया है 21। तो ये किसका चिन्ह है? अपवर्तनांक का। तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, इसको इस प्रकार पढ़ते हैं। इस पूरी बात को हमने संकेत के रूप में इस तरह लिख दिया, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या इसको ऐसे पढ़ लो, अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष। करेक्ट। तो दूसरे माध्यम का यदि अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे? माध्यम एक में प्रकाश का वेग और माध्यम दो में प्रकाश के वेग का अनुपात। करेक्ट। अब यदि मान लीजिए हमें माध्यम एक का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे? तो देखिए, उस कंडीशन में देखिए, माध्यम दो में प्रकाश का वेग बटे माध्यम एक में प्रकाश का वेग। देखिए बच्चों, माध्यम दो में प्रकाश का वेग और माध्यम एक में प्रकाश के वेग का जो अनुपात है वो अपवर्तनांक होगा। किसका अपवर्तनांक? माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष। माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? माध्यम दो में प्रकाश का वेग और माध्यम एक में प्रकाश के वेग का अनुपात। जबकि माध्यम दो का अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? माध्यम एक में प्रकाश का वेग और माध्यम दो में प्रकाश के वेग का अनुपात। ठीक है, तो ऐसे हम अपवर्तनांक प्रकाश के वेग से ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। जब प्रकाश निर्वात या वायु से चलकर किसी माध्यम में जाता है तब निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक
कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे कहते हैं? जब प्रकाश निर्वात या वायु से चल करके किसी माध्यम में जाता है तब निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, देखिए इसे केवल नीटा माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो फार्मूले के रूप में से कैसे लिखेंगे? अपवर्तनांक m माध्यम बराबर वायु में प्रकाश का वेग बराबर c। माध्यम में प्रकाश का वेग बटे v। ठीक है, तो ये फार्मूला बनता है नीटा m इजिकल टू सी अपॉन v। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने का ये हमें फार्मूला प्राप्त होता है। तो बच्चों ये होता है अपवर्तनांक, करेक्ट। अब निर्भरता कि अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, निर्भरता। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला माध्यम की प्रकृति पर, दूसरा माध्यम की घनत्व पर, ठीक है। तीसरा प्रकाश के रंग पर ये निर्भर करता है। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ज्यादा है। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होता है अपवर्तनांक और सबसे कम लाल रंग का होता है। तो देखिए बच्चों, ये होता है अपवर्तनांक। तो एग्जाम में कई बार अपवर्तनांक की परिभाषा पूछी जाती है, देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम करेंगे उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के किरण चित्र। इसकी 6 कंडीशन है, जैसा कि हमने अवतल दर्पण में देखा था। ठीक है, तो आज हम उत्तल लेंस की 6 कंडीशन करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के किरण चित्रों का बनना। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के किरण चित्रों का बनना है। ठीक है, तो पहला कंडीशन आती है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हमें उत्तल लेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, उत्तल लेंस ड्रॉ करने के लिए हम कुछ सावधानियां रखेंगे, कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रख करके इनको बनाना है किरण चित्रों को, जिससे कि हमारा किरण चित्र बिल्कुल फर्स्ट हैंड सही बने, ओवरलैपिंग ओवरराइटिंग नहीं हो।
तो देखिए बच्चों, मैं जो बातें बता रहा हूँ ये सभी कंडीशन में रिपीट होगी, इसलिए यहाँ थोड़ा सा फर्स्ट कंडीशन में आप ध्यान से देखें। देखिए बच्चों, हम जो ये कॉपी की जो लाइनें होती हैं, इन लाइनों में से 7 लाइन लेंगे विषम संख्या के अंदर। आप 5 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 7 ली है, ठीक है। तो अपन 7 लाइन लेते हैं। तो मैंने 7 लाइन के ऊपर ये एक उत्तल लेंस बनाया, ठीक है। ये लेंस आप प्रकार की सहायता से या कोई भी वस्तु हो उसकी सहायता से सही प्रकार से बनाएं। बिल्कुल लेंस की शेप सही होनी चाहिए, ठीक है। लेंस की शेप बिल्कुल सही होनी चाहिए, करेक्ट। अब जब आप इसको 7 लाइनों के ऊपर ड्रॉ करोगे तो ऊपर की ये 3 लाइनें और नीचे की 1 2 3 ये 3 लाइनें आपने छोड़ दी, तो आपको ये सेंटर लाइन ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो आप इस सेंटर लाइन जो है ये ऑटोमेटिक दोनों लेंसों को के बीच की लाइन खींचते हैं। ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के अंदर जो ये जो प्रकाशिक केंद्र है, इसके ऊपर हम यहाँ स्केल का 6 नंबर रखेंगे, करेक्ट। और हम मुख्य अक्ष को खींचेंगे, खींच दिया। अब हम 6 में से 2 सेंटीमीटर की दूरी कम करके 4 पे डॉट लगाएंगे और इसमें 2 सेंटीमीटर की दूरी और कम करके 2 पे डॉट लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ से हम 8 पे डॉट लगाएंगे 2 सेंटीमीटर, 6 में 2 सेंटीमीटर इंक्रीज करेंगे तो 8 सेंटीमीटर, 8 में 2 सेंटीमीटर और इंक्रीज करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम ये डॉट लगाएंगे। अब हम यहाँ पे इस डॉट के पास लिखेंगे F1, इसके पास लिखेंगे 2F1, करेक्ट। इस 2F1 को हम C1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे F2, इसको लिखेंगे हम 2F2। तो मैं ये बात पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो आधी होती है किसकी, इस वक्रता त्रिज्या की। इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, F1। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 2F1, करेक्ट। तो अब हमने डॉट क्यों लगाया, जिससे कि यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दूरियाँ क्या हो, सेम रहे, ठीक है। अगर आप इसे स्केल के यूज में नहीं लेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएंगे और किरण चित्र का तुरंत पता चल जाएगा कि एक सही नहीं है, ठीक है। देखिए बच्चों, इतना काम आपको 6 कंडीशनों में करना है, देखिए, ठीक है। अब हमारा प्रश्न है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर रखी हुई हो। जब वस्तु अनंत पर होती है तो इस वस्तु से जितनी भी किरणें इस लेंस पर आएगी वो मुख्य अक्ष की क्या आती है, समानांतर आती है, करेक्ट। तो माना कि एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर आई, दूसरी प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस के ऊपर आती है। खूब सारी किरणें आती हैं, हम केवल पहली और आखिरी 2 किरणों के द्वारा ये किरण चित्र बनाएंगे। तो ये फर्स्ट किरण हो गई, ये सेकंड किरण हो गई, ठीक है। हमने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस बिंदु से होकर जाती है, पहला नियम ये कहता है। तो इस पहले नियम के आधार पर इस किरण को हमने फोकस बिंदु से पास आउट करवा दिया, करेक्ट। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो पहले नियम के अनुसार इसको भी हमने फोकस बिंदु से पास आउट करवा दिया, करेक्ट। ये दोनों किरणें F2 से होके जाएंगी प्रथम नियम के अकॉर्डिंग, करेक्ट। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर क्रॉस करती हैं, F2 पर क्रॉस करती हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। तो हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, ठीक है। दूसरा, प्रतिबिंब वास्तविक बिंदु के आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। नेक्स्ट, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है। देखिए बच्चों, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर। देखिए दोनों किरणें F2 पर क्रॉस कर रही हैं तो F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों किरणें वास्तव में क्रॉस कर रही हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब। बिंदु के आकार का, जैसा कि आप देख रहे हैं, उल्टा बनेगा। अब चूंकि यहाँ प्रतिबिंब बिंदु के आकार का है, कोई वस्तु इससे बिंदु के आकार की होती है तो हम उसमें बता नहीं सकते उल्टा या सीधा, तो ये बात आपको याद रखनी है, करेक्ट। तो देखिए बच्चों, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उससे बनने वाला जो किरण चित्र है वो ये है, और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसकी ये विशेषताएं हैं। देखिए बच्चों,
हाँ बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक कंडीशन करेंगे, अगली 5 कंडीशन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसकी आज हमने लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखे, ठीक है, और उत्तल लेंस से जब वस्तु अनंत पर होती है तो किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा वो देखा। इसके अलावा हमने अपवर्तनांक देखा। ये टॉपिक हमारे आपको जरूर समझ में आए होंगे। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि अगली वीडियो हम समय पर उपलब्ध करवा सकें और अगले किरण चित्रों को हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।